सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे मम्मी पापा मुझे मिले कि उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे भाई सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम ट्यूशन, हर चीज़ की सेम सुविधा है मेरे मम्मी पापा ने दी। आपको जो करना है आप करिए, आपको जैसी पढ़ाई करनी करिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी लक्ष्य है आप उसको पूरा करने में आप अपना पूरा एफर्ट दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हमेशा मेरे पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते रहे। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कुछ साल तक मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ी थी 2 साल, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अभी मैं जब डीपीओ की तरफ पोस्टेड हूँ अभी बेतिया में, तो मैं रिजल्ट से 10 दिन पहले तक मैं रेगुलर स्कूल इंस्पेक्शन पे जा रही थी। तो मैं 10 दिन के अंदर 27 स्कूलों में इंस्पेक्शन के लिए गई थी। रोज़ सुबह 5 बजे उठती थी, 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल थी तो 6 से 11 बजे तक क्लासेस होती थी। तो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे स्कूल जाना, फिर सारे बच्चों को देखना क्या पढ़ाई हो रही है, टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं या नहीं, ये सब का इंस्पेक्शन मैं रोज़ कर रही थी। मैंने कुछ कॉमन चीज़ें देखी, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ तो हैं, लेकिन ये हर तरफ से है, टीचर्स की भी तरफ से है, मैनेजमेंट की भी तरफ से, पर साथ ही साथ अभिभावक और बच्चों की भी तरफ से है। अभिभावक कई बार अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है स्कूल, वो बस इस चीज़ में रहते हैं कि उनका डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है कि नहीं, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। मिड डे मील में खाना मिल रहा है कि नहीं, जब मिड डे मील स्टार्ट होगा उस वक्त बच्चों को भेज देंगे। उससे पहले जो पढ़ाई रेगुलर करनी है उस पर बहुत कम फोकस होता है। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि डीबीटी के थ्रू पैसा सिर्फ आ रहा है। डीबीटी के थ्रू पैसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप बच्चों के लिए पुस्तकें खरीद सकें, उनके लिए पोशाक खरीद सकें, प्रॉपर यूनिफॉर्म खरीद सकें। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे बच्चे थे जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, विदाउट बुक्स थे। मैंने उन सबको बोला कि आपके पास पैसा जा चुका है और नहीं गया हो तो आप एक बार अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स को बता दें ताकि हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यही मेरी कोशिश रही, मैंने सभी को यही बोला। मैंने टीचर्स को देखा तो मैंने कंपेयर किया कि दो मैं प्राइवेट स्कूल में थी, लेकिन यहाँ के भी टीचर्स गवर्नमेंट के भी बहुत टैलेंटेड थे। इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उससे पूछे और बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया, जो कि मेरे खुद के स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीचर्स में कोई कमी है। हाँ, एब्सेंटीज होती है, पर उसके लिए हम एक्शंस भी लेते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है। जैसे मैंने 1-2 टीचर्स का वेतन भी काटा जब वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे। पर अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो उसमें हमारा फिर क्या हम कर सकते हैं? अभिभावकों को तो भेजना ही होगा बच्चों को। सेकेंडली, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एक सरकारी कॉलेज में थी, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से इससे पहले कोई IAS ऑफिसर नहीं रहा है। एक IAPS ऑफिसर थे 2008 बैच के, और मैं उस कॉलेज की पहली IAS ऑफिसर हूँ। जब मैं उस कॉलेज में गई थी तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो बोल रही थी तुमने सही नहीं किया, तुम इस कॉलेज में, तुम एक बेटर कॉलेज डिजर्व करती, तुम प्राइवेट में जा सकती थी, तुम IIT वाले कॉलेज में जा सकती थी, तुमने क्यों ये सब छोड़ा। और बोलती थी यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता, तुम क्यों यहाँ आई हो। पर मुझे लगा प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है देखते हैं क्या होता है, इन लोग की बात में मैं क्यों रहूँ, हो सकता है मेरे टाइम हो जाए। फिर ये सब लोग बोलते थे कि यहाँ टीचर्स रेगुलर नहीं आते हैं, क्यों तुम इस कॉलेज में आ गई हो, या टीचर्स आती, टीचर्स क्यों नहीं आएंगे, जब मैं जाऊँगी तो टीचर्स क्यों नहीं आएंगे जो टीचर्स हैं। मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं सारे टीचर्स के नंबर ले लूँगी, फ़ोन नंबर, जितने भी टीचर्स, कैसे नहीं आएंगे। तो और मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद ही कॉलेज नहीं जाते, तो टीचर्स आगे क्या करेंगे। तो मैंने यही किया कि मैंने सारे टीचर्स के नंबर ले लिए जितने भी प्रोफेसर्स थे। मैं, मेरी कुछ 2-3 सिंसियर फ्रेंड्स थी, हम 3 भी अकेले जाते थे कॉलेज, लेकिन हम टीचर्स को फोन कर देते थे कि सर आइए, मैम आइए, पढ़ाइए। 3 बच्चे फिर भी हमें पढ़ना है, तो मैंने रेगुलर कंटिन्यूस क्लासेस करवाई, खुद अपनी तरफ से एफर्ट दिया कि क्लासेस हो। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभिभावकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप सरकारी स्कूल में भले ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये आपका भी काम है, आपका भी, वो आपके लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स रेगुलर आए। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी मतलब जनता की स्कूल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्लासेस कंटिन्यू करवाई। अब जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो सबने कहा कि प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, बट फॉर्चुनेटली मेरे टाइम प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आई। NIT पटना में बुलाया गया था हमारे कॉलेज से, इनफैक्ट बिहार और झारखंड के जो भी बेस्ट कॉलेजेस थे उन सभी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, तो मैं भी उसमें गई फिर, और मेरा प्लेसमेंट हो गया विप्रो कंपनी में एज प्रोजेक्ट इंजीनियर। जबकि मैंने पहले से कुछ वैसी तैयारी नहीं की थी, बट मैंने अपना
दिया, जो भी मैं कर सकती। तो जिन लोगों ने कहा था यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है, मेरा प्लेसमेंट वहाँ हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढें, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखें, तो आपको जरूर रोशनी दिखेगी और आप उस जगह पहुँच जाएंगे। अगर आप एक मंजिल तय करके आपको ये पाना है किसी भी तरह से, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं कॉलेज से बाहर आ गई, मैंने विप्रो वाली कंपनी छोड़ दी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था IAS ऑफिसर बनने का, सिविल सर्विसेज क्रैक करने का। मैं सबसे कट ऑफ हो गई, किसी फ्रेंड से मेरी कोई बात नहीं होती थी। मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। मैंने एक छोटा सा फ़ोन लिया कि उसी से मैं जो भी बस मम्मी पापा से बात करना है और सिर्फ पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना है। जो भी नोट्स ऑनलाइन है उन सबका प्रिंट आउट रखूँगी, जितना लिमिटेड हो। सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहूँगी। तो मेरा ना कोई फेसबुक अकाउंट था, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप था। मैं खुद से पढ़ाई कर रही थी और जो भी ऑनलाइन सोर्सेज थे, टॉपर्स के वीडियोस मैं देखती थी यूट्यूब पे, उनसे मैं खुद से नोट्स प्रिपेयर करती थी। मेरा कंपटीशन मेरा खुद से था, मैं और किसी को नहीं जानती थी जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं पहली IAS ऑफिसर मैं खुद हूँ जिसे मैंने देखा है IAS ऑफिसर बनते। इनफैक्ट मैं एज DPO जब मैं पोस्टेड हुई बेतिया में, तो मैंने पहली बार 2 IAS ऑफिसर्स को फेस टू फेस देखा था, और तब मैंने ऑलरेडी मेंस का एग्जाम दे दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक IAS ऑफिसर अगर बनना है तो उसके लिए आपको एक IAS ऑफिसर से मिलना होगा, इंटरेक्ट करना। आप खुद में हर एक इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो बिल्कुल अपनी मंजिल को पहुंच सकता है, हाईएस्ट अचीवमेंट को ला सकता है, वहां तक जा सकता है। बस उसका गोल, उसका डायरेक्शन, उसका फोकस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नहीं मुझे ये करना चाहिए, उसमें कितनी भी परेशानी आए। ये रास्ता हो सकता है कि लंबा हो, कभी बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, कभी कम समय भी लगता है, क्योंकि हर किसी का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। ज़रूरी थोड़ी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बने वही IAS ऑफिसर 6th अटेम्प्ट में भी लोग बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े, IIT से पढ़े तो ही बच्चे बनते हैं। सरकारी स्कूल के भी कई बच्चे बनते हैं, सरकारी कॉलेज के बनते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको सोचना है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो बस मैं इसी के साथ कहूँगी कि आप मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे पर पेरेंट्स को विश्वास नहीं हो तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? बच्चे खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर पेरेंट्स उनके सपोर्ट ना करें। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों से भी यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को मौका दें। मेरी कई फ्रेंड्स थी जो UPSC और BPSC का एग्जाम देना चाहती थी, बट उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप पढ़िए, आप आगे जाइए, और इसी का रिजल्ट है शायद ग्रेस ऑफ गॉड। ऑफकोर्स ग्रेस ऑफ गॉड है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं आज फाइनली इस पोजीशन पर पहुँच गई। मैं अपने स्कूल की भी पहली IAS ऑफिसर हूँ और अपने कॉलेज की भी। तो बस थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं बेहतर इस सिस्टम को इम्प्रूव करूँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा कर सकूँ। मेरा फोकस नेक्स्ट यही है। मैं नहीं समझती कि IAS ऑफिसर बन जाना ही एक एंड है, एक गोल है, बस यहीं तक बात रह गई है। मुझे समझ में आता है कि एक मीन्स है जिसके थ्रू मैं और बेहतर करूँ समाज के लिए और अच्छा करूँ। तो ये तो एक शुरुआत है और आगे और बेहतर मुझे करना है। तो इसी के साथ मैं अंत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।